देखेंगे आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन एंड एरिया बिटवीन दी कर्व्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था। आज जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे ये पहले हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था, और आज जो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करेंगे ये हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के लिए करेंगे। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन की थी तो आप लोग क्या कहते थे कि एक तो आप लोग फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है, दूसरा आप लोगों ने अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रही थी तो आप लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन के लिए वेरिएबल लिया तो आप लोग dx को भी उस सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल में रिप्लेस करोगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल u लिया हुआ है तो आप लोग dx को du में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब इधर डेफिनेट इंटीग्रल के केस में क्या है कि आप लोग एक तो dx को du में कन्वर्ट करोगे, दूसरा जो लोअर और अपर लिमिट है इसको भी u की फॉर्म में ही कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यानी कि a के कॉरेस्पॉन्डिंग जो u का आंसर आएगा वो आप लोग लोअर लिमिट में रखोगे, और इधर b के कॉरेस्पॉन्डिंग जो u का आंसर बनेगा वो आप लोग अपर लिमिट में पुट किया करोगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोगों को क्या बताता है कि अगर आप लोगों के पास फंक्शन क्या हो, इंटीग्रल है f ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x dx। अगर आप लोग अभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को छोड़ दें तो अब आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, u एक फंक्शन ले सकते हैं जो कि इसके इक्वल होगा g ऑफ x के। तो जब आप लोग u को g ऑफ x लोगे तो फिर dx जो है du वो किसके इक्वल आ जाएगा, du आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा g डैश ऑफ x इंटू डी एक्स के। ठीक है, तो इधर आप लोग फिलहाल ये छोड़ दें, तो ये देखेंगे f ऑफ g ऑफ x क्या बन गया, f ऑफ u और g डैश ऑफ x क्या बन गया, du आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है कि मैंने ये कहा कि अब आप लोगों ने जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी कन्वर्ट करना होगा अपनी सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखें कि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही थी, अब ये कौन सी लाइन थी, x इज इक्वल टू a की लाइन थी, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल टू b लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इधर हमारे पास जो एक्सिस सिस्टम है वो क्या है, एक तो y एक्सिस आ जाएगा और एक u एक्सिस आएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कौन सी लाइन होगी, वो लाइन हमारे पास इधर से आएगी। ठीक है, वो कैसे कि आप लोगों ने u क्या रखा था, g ऑफ x। तो अगर x इज इक्वल टू a पॉइंट है, क्या है लाइन x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों के पास u में क्या वैल्यू आएगी, u इज इक्वल टू g ऑफ a। यानी कि आप लोगों ने इस फंक्शन में अब x को इस वैल्यू से रिप्लेस करना होगा। इसी तरह x इज इक्वल टू b जो है ये किस में ट्रांसफॉर्म होगा, u इज इक्वल टू g ऑफ b में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन ली u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन आप लोगों के पास इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ आप लोगों के पास du में आ गई, a की जगह पे क्या आएगा, g ऑफ a, और b की जगह पे क्या आएगा, g ऑफ b। तो अब देखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए इस रिज़ल्ट को सॉल्व करेंगे। अब इधर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या लेनी है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन के विद रिस्पेक्ट जब आप लोग डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो du किसके इक्वल आ जाएगा, 3x स्क्वेयर dx के। ठीक है, अच्छा अब x इज इक्वल टू -1 के लिए u की क्या वैल्यू होगी, -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 के लिए u की वैल्यू क्या होगी, -1 रेज टू द जीरो। पावर 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 1 के लिए u की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास u की क्या वैल्यू आएगी, u इज इक्वल टू
1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो अब ये इंटेग्रल किस में ट्रांसफॉर्म होगा, 0 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ u du। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटेग्रल क्या बन गया, इंटेग्रल 0 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ u du। तो अब ये कैलकुलेशन जो है ये आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग रीड करें। अगर इसमें कोई चीज़ आप लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रही तो वो फिर मेरे से पूछ लें। अब ये देखेंगे इस जगह पे उसने एक और मेथड के विद रिस्पेक्ट जो कैलकुलेशन है वो की है। ठीक है, वो उसने कैसे की है कि जो गिवन डेफिनेट इंटेग्रल था उसके कॉरिस्पॉन्डिंग उसने सबसे पहले इनडेफिनेट इंटेग्रल लिया, उसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन के बाद आंसर आप लोगों के पास आएगा u वेरिएबल में। बाद में उस u वेरिएबल की जगह पे जो भी आपने u की वैल्यू ली हुई थी वो वापस पुट कर दी, तो आपके पास आंसर वापस आ गया इन टर्म ऑफ x। और फिर उस आप लोगों को क्या पता चला कि अगर इस डेफिनेट इंटेग्रल के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग ये इनडेफिनेट इंटेग्रल लेंगे तो आंसर ये आएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने इस आंसर में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट का आंसर, तो आप लोगों के पास दोबारा वही आंसर आ जाएगा जो इधर आ रहा था। ठीक है, इस सॉल्यूशन को एक दफ़ा देख लें और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसमें क्या है कि आप लोगों ने x को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं की, आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया, u वेरिएबल को वापस x की फॉर्म में लेके आए, यानी कि जो u की वैल्यू एज्यूम थी x³ + 1 वो आंसर में पुट की। फिर आप लोगों ने उस आंसर में x इज इक्वल टू -1 लोअर लिमिट और x इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट यूज़ की। ठीक है, क्योंकि आप लोग u वेरिएबल को वापस x वेरिएबल में ले आए थे तो इसलिए आप लोगों को अब x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 लिमिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इधर देखें, हमने लिमिट्स को इसलिए चेंज किया था कि हम लोग डायरेक्ट इस डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। ये पार्ट 2 में क्या हुआ है कि मेथड 2 में उसने डेफिनेट इंटीग्रल को नहीं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, उसने डेफिनेट इंटीग्रल के कॉरिस्पॉन्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल लिया है, उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया। अगर इधर आप लोग क्या करते कि -1 और 1 ही रहने देते तो देखें कि फिर आप लोगों के पास क्या होना था, इधर -1 होना था और इधर 1 होना था, और आप लोगों ने u में -1 और 1 पुट कर देना था कि आप लोग इधर डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इस मेथड में क्या है कि इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है, डेफिनेट इंटीग्रल के कॉरस्पॉन्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया गया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसमें लिमिट यूज़ की गई है उसके आंसर में। अच्छा, अब देखें कि ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है, ये इवन और ऑड फंक्शन को रिलेट करता है। ठीक है, इवन फंक्शन आप लोगों को याद है किसको कहते थे कि अगर f ऑफ -x किसके इक्वल आ जाए, f ऑफ x के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता था, इवन फंक्शन होता था। ठीक है, इवन फंक्शन। और अगर आप लोगों के पास f ऑफ -x किसके इक्वल आए, माइनस टाइम्स f ऑफ x के, तो ये है आप लोगों के पास ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब रिजल्ट क्या है कि इफ f इज एन इवन फंक्शन देन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx from -a to a is equal to 2 times the integral of 0 to a f of x dx। तो अगर आप लोग इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करें -a to a तो ये इंटीग्रल जो है किसके इक्वल आएगा कि अगर आप लोग f ऑफ x को 0 to a इंटीग्रेट करें और फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर आप लोगों के पास जो फंक्शन है वो ऑड है तो -a to a ऑड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है f ऑफ x की वो 0 आंसर देगी। ठीक है, तो अगर फंक्शन इवन है तो सेम लिमिट अगर हो ऑपोजिट साइंस के साथ
तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं 0 to a में, और इंटेग्रल को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर ऑड फंक्शन को आप लोग -a to a इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा आप लोगों के पास 0 आएगा। जैसा कि एफ ऑफ एक्स आप लोग ले लें एक्स स्क्वायर, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, लोअर लिमिट a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 1, और ये इंटेग्रल कैलकुलेट करें। ठीक है, एक दफ़ा आप लोगों ने ये इंटेग्रल कैलकुलेट करना है, दूसरी दफ़ा आप लोगों ने ये इंटेग्रल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनके आंसर्स आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। फिर आप लोगों ने फंक्शन लेना है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब क्या है, ऑड फंक्शन है आप लोगों के पास, और a की वैल्यू को आप लोगों ने ले लेना है -1 और b की वैल्यू को ले लेना है 1। तो आप लोगों के पास जो इंटेग्रल बनेगा वो ये आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इसको आप लोग सॉल्व करें और मुझे बताएंगे किसका क्या आंसर आता है। जब आप लोग एक्स स्क्वायर को -1 to 1 इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा आप लोगों के पास 1/3, और ये 2 जो है ये इंटेग्रल का साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आंसर अब सेम आ गए हैं। ठीक है, तो मतलब यह हुआ कि अगर फंक्शन इवन है तो -a to a इंटेग्रल जो होगा उसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स द इंटेग्रल ऑफ 0 to a। अब ये फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है। ठीक है, 0 आ रही है, वो किस तरह कि आप लोगों के पास इंटेग्रल का आंसर ये आएगा। ठीक है, तो अब जब आप लोग 1 की पावर 4 लेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह -1 की पावर भी जब 4 ली जाएगी, -1 की पावर जब 4 ली जाएगी तो उसका आंसर भी क्या बनेगा, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 -1/4 विच इज इक्वल टू 0। तो जो रिजल्ट हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन के लिए था उसको हमने पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके भी वेरीफाई किया है कि एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। कि अब क्या है कि पहले हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग उस एरिया को कैलकुलेट करते थे जो एक x इज इक्वल टू a लाइन में, x इज इक्वल टू b लाइन में, ठीक है, और x y इज इक्वल टू 0 लाइन में और फंक्शन में। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन में बाउंडेड होता था। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने ये x इज इक्वल टू b नहीं लेना, x y इज इक्वल टू 0 नहीं लेना, बल्कि इसकी जगह आप लोगों ने कोई और फंक्शन ले लेना है, सपोज g ऑफ x। ठीक है, अब आप लोगों ने वो एरिया कैलकुलेट करना होगा जो बाउंडेड होगा x इज इक्वल टू a लाइन, x इज इक्वल टू b लाइन, y इज इक्वल टू g ऑफ x फंक्शन एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन, यानी कि ये वाला एरिया। तो इस एरिया की वैल्यू आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इफ f एंड g आर कंटिन्यूस विद f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू g ऑफ x थ्रू आउट द डोमेन AB। क्या है कि f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए g ऑफ x से तमाम x बिलोंग्स टू AB के लिए। देखेंगे अगर ये वाला x लें तो g ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x से लेस है। नेक्स्ट पॉइंट लें, इधर भी g ऑफ x f ऑफ x से लेस आएगा। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी जो g की वैल्यू होगी वो f की वैल्यू से लेस होगी। तो इस तरह हर वो पॉइंट जो कि ए बी इंटरवल में हो उसके लिए f की वैल्यू g की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। f of x is greater or equal to g of x throughout the domain AB, then the area of the region between the curves y is equal to f of x and y is equal to g of x from A to B। ठीक है, यानी कि ये रीजन is the integral of f minus g from A to B। तो ये जो एरिया है ये आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप लोग इस इंटेग्रल को डिस्कस करें। ठीक है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x
को आप लोग इंटीग्रेट करें a टू b, तो आप लोग ये वो एरिया जो कि बाउंडेड होगा इन कर्व्स के दरमियान और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b लाइन के दरमियान, वो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं दो ग्राफ बताता हूँ। सपोज एक ग्राफ है हमारे पास और दूसरा ग्राफ है ये वाला। इसको आप लोग f कह लें और इसको आप लोग g कह लें। ये आप लोग ले लें एक्सिस। तो अगर आप लोग इधर इस पॉइंट को लेते हैं a और इस पॉइंट को आप लोग ले लेते हैं b, तो अब आप लोग बताएं कि ये a टू b इंटरवल में क्या ये कंडीशन जो है ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। थ्रू आउट का मतलब क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a b। ठीक है, थ्रू आउट का मतलब क्या है, फॉर ईच x इन द इंटरवल ए बी, हर वो वैल्यू जो कि ए और बी इंटरवल में होगी उसके लिए f की वैल्यू g की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए या मिनिमम उसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि f की वैल्यू g की वैल्यू से लेस नहीं हो सकती, अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो। चले अब देखें कि अगर आप लोग इस a को ही कंसिडर कर लें, ठीक है, तो a के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये वैल्यू है g ऑफ a। ये कौन सी वैल्यू है, g ऑफ a की वैल्यू इधर आ रही होगी और इधर आपके पास वैल्यू आ रही होगी f ऑफ a की। ठीक है, g ऑफ a इस जगह पे आ रहा होगा और f ऑफ a इस जगह पे आ रहा होगा। तो f ऑफ a जो है क्या वो g ऑफ a से ग्रेटर है कि नहीं। f की वैल्यू a की वैल्यू g ऑफ a की वैल्यू से ग्रेटर है। अब आप लोग इस पॉइंट को कह लें c, तो इस पॉइंट c के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अगर आप लोगों ने इसको c लिया है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वैल्यू होगी g ऑफ g नहीं, ये वैल्यू हमारे पास होगी f ऑफ c और ये वैल्यू होगी g ऑफ c। तो अब बताएं कि g ऑफ c में और f ऑफ c में क्या रिलेशन है। ये f फंक्शन है ना, ये सारा फंक्शन कौन, f फंक्शन। f ऑफ c की जो वैल्यू है अब वो g ऑफ c की वैल्यू से लेस है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग ये इंटरवल लें a टू b, तो इस इंटरवल में आप लोगों के पास ये एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसमें g ऑफ c जो है वो f ऑफ c से ग्रेटर हो गया है। तो इसलिए क्या है कि इन फंक्शंस के लिए ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि हमने इस इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर लिया कि जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग एफ फंक्शन की वैल्यू जो है वो जी फंक्शन की वैल्यू से लेस है। चलो, अगर आप लोगों को बात समझ आ गई है तो हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं फिर। अच्छा, अब क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y is equal to 2 minus x square and the line y is equal to minus x। ठीक है, तो अगर आप लोग इन पैराबोलास को कंस्ट्रक्ट करें तो आप लोगों के पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। तो देखें कि f ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या होगा, इस केस में ये फंक्शन होगा और g ऑफ x हमारे पास ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो f ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड जो g ऑफ x क्या है, माइनस x। अब हम लोगों ने वो एरिया फाइंड करना है जो इन दो पैराबोलास के बीच में एनक्लोज्ड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये दो कर्व्स हैं जिनके बीच में एनक्लोज्ड है, लाइंस का जिक्र नहीं है यहाँ पे कि फ्रॉम ए टू बी। बात समझ आइए आप लोगों को कि क्या है कि फाइंड दी रेक्टेंगुलर नहीं, फाइंड दी एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। ठीक है, आगे अगर ये लिखा होता फ्रॉम ए टू बी तो तब आप लोगों के पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए और बी की वैल्यू पे आती। इधर वो बात नहीं की गई, इधर ये कहा गया है कि इन दो, इस कर्व और इस पैराबोला के बीच में एरिया जो रीजन है वो एनक्लोज्ड है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है,
आप लोग वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे ये कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वही हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन करेंगे। कैसे कि स्मॉलर वैल्यू को हम लोग लोअर लिमिट कंसिडर कर लेंगे और लार्जर वैल्यू को हम लोग अपर लिमिट कंसिडर कर लेंगे। जी बताएं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबको समझ आई है कि नहीं? अगर किसी को क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही तो वो पूछ ले। एक दफ़ा आपको जो डेफिनेशन है वो दिखाता हूँ। देखें डेफिनेशन क्या थी कि द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन इधर आ गया, दूसरा फंक्शन जो लेस था वो सब्ट्रैक्ट हो गया। फ्रॉम ए टू बी क्या है, ए लोअर लिमिट आ गई और बी अपर लिमिट आ गई। अब जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें एफ क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और जी क्या है, जी हमारे पास है माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ और जी तो हमें पता है, लेकिन ये फ्रॉम ए टू बी वाली बात नहीं कही गई उसमें। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। एफ और जी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसमें स्मॉलर वैल्यू ए की जगह पे पुट की जाएगी और लार्जर वैल्यू बी की जगह पे पुट की जाएगी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे कि आप लोग एफ और जी के इक्वल रखेंगे, इधर से आप लोगों के पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उसके रूट्स आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 जो है ये किस इक्वेशन के रूट हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इक्वेशन के। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 वो दो पॉइंट हैं जहां पे f और g फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास लोअर लिमिट जो है वो क्या होगी, -1 और अपर लिमिट क्या होगी, 2। और आगे जो है सिंपल कैलकुलेशन करनी होगी, और ये कैलकुलेशन जो है अब आप लोग कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो फिर ये आप लोग ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, देखें ये एफ फंक्शन, ये माइनस साइन एज इट इज आ गया और फिर जी फंक्शन पुट कर दिया गया, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आप लोगों के पास ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी।